ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बताते हैं और आपसे इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन। बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल है वो यही है कि जब भी आपको पैसा चाहिए लाइफ में, वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको कोई गारंटेड प्लान दिया जा रहा है, क्या उसमें एडिक्वेट इंश्योरेंस है? अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड स्कीम बताई जा रही है, रिटर्न्स के माध्यम से अगर आपको बेचा जा रहा है, क्या जब भी वो गोल की रिक्वायरमेंट होगी और मार्केट अगर नीचे गिरता है तब क्या करें? ये सारे सवाल अक्सर सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ की फीचर्स ऑफ गोल बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मोर ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस प्लान क्यों हर एक फैमिली को क्रिएट करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 साल की जर्नी में मैंने देखा है 8 से 10 फैमिलीज़ का फाइनेंशियल प्लान ही नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, जिस भी गोल के लिए कर रहे हो, क्या उस गोल के वक्त वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा? क्या आपका कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन्फ्लेशन बीटिंग है? ये बहुत सारे जो डाउट्स है उसे क्लियर करने के लिए ही ये चीज़ें की जाती है। टैक्स प्लानिंग हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग हो गया, ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मदद करता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में गोल बेस्ड प्लानिंग क्यों पॉपुलर नहीं है। सबसे पहली चीज़, इस फील्ड में लोग सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ बेचना चाहते या स्कीम्स बेचना चाहते, बट सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती टाइम पे। आपको पता नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड में 1 लाख तक का LTCG टैक्स फ्री है, जो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसे यूज़ कर सकते हैं अपना टैक्स प्लानिंग के लिए। बट शायद कुछ ही लोग इसे यूज़ करते हैं जिसे प्रॉपर नॉलेज होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर EMI टू SIP की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में काफ़ी फोकस किया जाता है। आपके जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन्स को कैसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लाया जा सके, आपका होम लोन किस तरह से कम किया जा सके, आपका एसेट अलोकेशन हो सकता है डेट की तरफ ज़्यादा हो या इक्विटी की तरफ ज़्यादा हो, उसे किस तरह से बैलेंस किया जा सके। और म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करते वक्त एक्सपेंस रेशियो से लेके विड्रॉवल तक, नॉमिनी अपडेशन, स्वीप और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए किस तरह से क्लाइंट का एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट किया जा सके, और जब भी वो गोल के लिए वो पैसा रिक्वायर्ड है, कॉर्पस रिक्वायर्ड है, तब उस पैसे को अवेलेबल किया जा सके। तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ मोर ऑफ कस्टमाइज्ड टेलर मेक सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड ईच एंड एवरी फैमिली। तो इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में और भी बात करेंगे। जैसे आज इंडिया में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बिकती है, विच इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल बाइंग। कोई लॉजिक नहीं है उसमें। एक घर अगर आपके पास अच्छा सा है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में इन्वेस्ट करना आपको क्या ही रिटर्न देगा। अगर नेट यील्ड की बात करें, मेंटेनेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस सारे हटाने के बाद शायद आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 4% और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 2% से ज़्यादा रिटर्न नहीं बन सकता है। बट इमोशनल इन्वेस्टर्स इसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट उन एसेट्स में ज़्यादा होना चाहिए जो नॉन कंज्यूमिंग है। आपको पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। डायरेक्ट इक्विटी से दूर रहना है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर नहीं हो जिससे आप वो रिस्क ले सको, पोर्टफोलियो अपना खुद से क्रिएट कर सको। अब एक सैम्पल फाइनेंशियल प्लान बताना चाहूँगा एक क्लाइंट का मेरा, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, उसका गोल मैपिंग किया जाता है और उसके बाद फंड सिलेक्शन किस तरह से होता है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे सुषमा का फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग की गई है, विच इज़ ऑन अ थियरी ऑफ गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब टोटल इनकम हस्बैंड एंड वाइफ के लिख लिए, एजेस हमने मैप कर लिए। एसेट प्लानिंग में जो जो चीज़ें उनके पास है उससे 57 लाख वर्थ ऑफ एसेट्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। लोन इज़ 0 तो लाइबिलिटी नहीं है। नेटवर्थ इज़ 57,49,000। अब एसेट्स की बात करें तो कंजम्पशन, नॉन कंजम्पशन एसेट्स, उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर ली है। एमरजेंसी फंड, एटलीस्ट दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग है तो 3 महीने की सैलरी होनी चाहिए, उसमें भी स्प्लिट किस तरह से बैंक में रखना है उसके बारे में डिटेल क्लैरिटी दी गई है। करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये चेक्स कर लिए, पता चल गया कि यहाँ पे इनएडिक्वेट इंश्योरेंसेस है, तो एटलीस्ट एज़ पर देयर इनकम जो भी एडिक्वेट इंश्योरेंस हो सकता है वो उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है।
उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस और बजटिंग की बात करें तो वो सारा नोट डाउन करके 30,000 एक फैमिली का घर खर्चा है जो यहाँ पे नोट कर दिया गया है। अब मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद इनका आज महीने का जो इन्वेस्टमेंट है करीबन 33,000 का होना चाहिए, तब जाके ये हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब गोल बेस्ड प्लानिंग जो करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गोल रिटायरमेंट आ गया। उसके लिए आज 25-30,000 का इनका जो भी एक्सपेंस है महीने का उसे नोट डाउन करके इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रिटायरमेंट का एज, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके हम उसका कैलकुलेशन बनाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो 25,000 रुपीज़ आज लग रहा है 60 की उम्र में 1,20,000 में घर चलेगा और लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। जब रिटायरमेंट की एज आएगी तो कॉर्पस कितना चाहिए होगा, 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। उसके लिए डिटेल कैलकुलेशन किया गया और क्लाइंट को हम ये बताते कि अगर 10% वाले फंड से अगर आप जाते हो तो 13,460 की SIP लगेगी, और 12% रिटर्न वाले एवरेज फंड्स के साथ जाते हो तो 9,528 की SIP लगेगी। इससे ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो रिस्क भी उतना ही हाई होगा। इट कैन नेवर बी लो रिस्क हाई रिटर्न, इट विल ऑलवेज बी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। अब क्लाइंट के पास शायद उतने फंड्स नहीं है तो ही वांट टू स्टार्ट विथ 7,000 रुपीज़, तो 50% ऑफ द रिटायरमेंट कॉर्पस जमा हो सकता है। बट अगर हर साल 5% से भी इंक्रीज़ करता है ये SIP अमाउंट, तब भी ये गोल पूरा हो सकता है। अब ड्रीम होम प्लानिंग हमने यहाँ पे क्लाइंट का पोस्टपोन करा है, क्योंकि अगर आज लेते तो 50 लाख का लोन लेना पड़ेगा, बट फ्यूचर में अगर हम लोग ये पोस्टपोन कराने के बाद लेते तो लोन विल बी ज़ीरो, क्योंकि जो 28 लाख की प्रॉपर्टी आज है 6% इन्फ्लेशन रियल एस्टेट में लेने के बाद 11 साल में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 53 लाख के करीब हो जाएगी। उसके बाद जो 50 लाख का घर आज चाहिए था, फ्यूचर में 11 साल बाद वो 95 लाख का होगा, तो 95 लाख माइनस 53 लाख जो आज एग्जिस्टिंग घर को बेचेंगे तो 42 लाख चाहिए। अब 42 लाख SIP के लिए आज अगर क्लाइंट के पास 3 लाख रुपीज़ है तो फिर उसको अगर अच्छा एग्रेसिव ग्रोथ वाले फंड्स में डालें, क्योंकि घर ऐसा है कि आज हमारे पास एक घर तो है बट अपग्रेड करना चाहते तो कोई घाई नहीं है, 1-2 साल आगे पीछे भी हो जाएगा तो चलेगा। तो हम लोग एटलीस्ट 13-14% रिटर्न के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक मोटा कॉर्पस हमें मिल जाएगा विच विल बी समवेयर अराउंड 12 lakhs विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख इन अ पीरियड ऑफ 11 years। उसके बाद जो बचा 30.5 लाख का कॉर्पस चाहिए उसके लिए SIP अगर हम लोग प्लान करते हैं विच विल बी अराउंड 8,876 रुपीज़, बट आज स्टेपअप के ऑप्शन के साथ अगर प्लान करें तो 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। अब विहान की एजुकेशन की बात करें तो इन्हें भी पैसा लगेगा। आज प्लान कर रहे कि 40 लाख लगेगा फ्यूचर में, जो टुकड़ों में हमें चाहिए होगा हर साल 5 लाख ऐसे 4 साल, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करीबन 20 लाख रुपए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से उसकी भी प्लानिंग की गई है, पूरा डिटेल में बताया गया है कि 15,000 की SIP शुरू करिए, पहले 4 साल में आप 5-5 लाख विड्रॉल करना शुरू कर सकते हो, उसके बाद लास्ट के 2 साल में 10-10 लाख रुपीज़ करके 40 लाख का कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कंप्लीट गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं हम लोग, जिससे क्लाइंट को पता होता है कि उसे गोल्स कैसे अचीव करने हैं, उसके लिए जो भी रिस्क है उसको फैक्टर इन किया जाता है, और अगर मार्केट क्रैश होने वाला है उसके पहले काफ़ी डिसीजंस बनाए जाते हैं रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स में कि किस तरह से हम हमारे गोल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब गोल मैपर दिखाना चाहूँगा, तो दिस इज़ अ गोल मैपर ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट, जहाँ पे कैलेंडर ईयर्स लेफ्ट में है, फिर एज ऑफ द क्लाइंट एंड द फैमिली मेम्बर्स, उसके बाद चाइल्ड की एजुकेशन प्लानिंग किस तरह से की गई है, फिर यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी उसे कैसे स्वीप करेंगे और हर साल पैसे विड्रॉल करेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30 लाख यहाँ पे विड्रॉल करेंगे। उसी तरह उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए हमें ऑलरेडी अमाउंट रिसीव हो चुका है 12 लाख रुपीज़, प्लस एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देती है प्लस रिटर्न भी देती है जो मार्केट बेस्ड होगा। तो इस तरह से ये प्लानिंग की गई है कि उन्हें 50 के एज के बाद हर साल 5 लाख रुपए आएंगे, प्लस 60 के एज पे उन्हें जो है 15 लाख पर ईयर रिन्यूअल कर सकते हैं 10 साल के लिए, और 70 के एज के बाद 30 लाख पर ईयर रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इस तरह से सक्सेशनल जो वेल्थ है वो 24 करोड़ रुपीज़ वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमने इन क्लाइंट्स के लिए की हुई है। अब इसी क्लाइंट का म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन की बात करें तो हमने कहा है कि लमसम एट द एज ऑफ 29 आप 14 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी आपको पैसा चाहिए होगा तो वो आपके लिए सफिशिएंट मनी विल बी
अवेलेबल। अब ये कुछ फंड सिलेक्शन हमने किए, ये रैंडम बेसिस पे नहीं है, इसका यहाँ पे लॉजिक है जो क्लियरली मैं बताना चाहूँगा। स्टॉक्स में 95% इन्वेस्टमेंट है, फिर कैश में 5% के करीब। उसके बाद पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल में मोर देन 15% का रिटर्न दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसीलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेट कर सकते हैं इसमें। अब मैनेजमेंट फ़ी इज़ 1.9%, बिकॉज मिक्स एसेट एलोकेशन है तो थोड़ी सी फ़ी हाई होती है, बट देन इट विल ऑल्सो रीप यू गुड रिटर्न्स। अब वर्स्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखा है कि किस तरह से वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है जून, मतलब कोविड के फेज़ में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 2014 में भी कुछ बैड फेज़ रहा है, वर्स्ट फेज़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अब ग्रोथ स्टाइल क्या रहने वाली है, तो लार्ज कैप ग्रोथ एंड ब्लेंड ऑफ मिक्स वैल्यू, ऐसा पोर्टफोलियो एलोकेशन के सेक्टर वाइज हम सिक्लिकल, डिफेंसिव और सेंसिटिव सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है। जनरली म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर डोमिनेट करता है, जिसे हमने कंट्रोल करके रखा है 14% पे, उससे ज़्यादा पैसा फाइनेंस में नहीं लग रहा है। फिर नॉन सिक्लिकल, सिक्लिकल बिजनेसेस, डिफेंसिव सेक्टर्स, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में 16% दिया है हमने, एनर्जी में 6%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 14% एंड टेक्नोलॉजी में 7%। अब पोर्टफोलियो वेटेज एंड को रिलेशन ऑफ ईच एंड एवरी फंड विद दी अनदर फंड वो भी दिया गया है। तो जो लाइट बॉक्सेस है विच इज़ अ वेरी गुड साइन दैट ईच फंड डिफर्स फ्रॉम दी अदर फंड। अगर जो ज़्यादा डार्क ब्लू बॉक्सेस है, दोज फंड्स हैव अ सिंक एंड सिनर्जीज। अब पोर्टफोलियो होल्डिंग किस तरह से होनी चाहिए, अगर आगे आप कुछ लमसम पैसा इसमें डालना चाहते हो तो उसे इस फॉर्मेट में डिवाइड करना होगा। और पोर्टफोलियो होल्डिंग मतलब एक स्टॉक के अंदर आपका कितना पैसा लगता है, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे हाईएस्ट 4% इज़ इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 3%, सन फार्मा में करीबन 2% और फिर 1% से नीचे ऐसे करके डिक्रीजिंग में ये मेजर स्टॉक रहे इनके पोर्टफोलियो के, इवन दो इनके पास 6 म्यूचुअल फंड्स है। तो अगर आप अपना फाइनेंशियल वेलनेस प्लान क्रिएट करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए लिंक से जाके आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप पे और रीच आउट कर सकते हो, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए प्री शेड्यूल बुक करना होगा अपॉइंटमेंट, और उसके हिसाब से हम टाइम स्लॉट डिसाइड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नो ऑब्लिगेटरी मीटिंग। आपको लगता है इन्वेस्टमेंट आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो हमारे साथ, बिल्कुल आपका कॉल रहेगा। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें मदद कर सके, गोल बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।